रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट सैयद यज़दान बुखारी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एनालिसिस। जी तो नाज़रीन, आज का हमारा मौजू बड़े ही दिल दहला देने वाला वाक़या जो कि पंजाब के शहर रिहाड़ी में पेश आया, जिसमें अली हैदर उर्फ पप्पू नामी शख्स ने 8 साल बच्ची से ज़्यादती की थी, जिसको अदालत की जानिब से सज़ाए मौत मुकर्रर हुई थी, जिस पर मुलजिम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील दायर की, जो कि आज मुस्तरद होगी। इस केस के फैसले की तफसीलात जानते हैं एडवोकेट अब्दुल गफ्फार से। जी तो सर, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला आया है, इसकी तफसीलात क्या हैं? देखें, ये हमारी बदकिस्मती है हमारे माशरे की। दिन ब दिन हम सुनते हैं कभी 8 साल की बच्ची के साथ ज़्यादती होती है, कभी 10 साल, कभी 12 साल। ये जो चाइल्ड अब्यूज़ है और ये जो जैसे ज़ैनब कत्ल केस था और जिस तरह मासूम ज़ैनब को, कसूर की मासूम ज़ैनब को रेप किया गया, रेप के बाद उनका कत्ल किया गया, ऐसे ही हम बच्चों का सुनते हैं कि बच्चे के साथ ज़्यादती हुई है और उसको फिर कत्ल कर दिया गया है। तो ये एक ऐसा ही अंधोनाक वाक़या था। पंजाब के शहर रिहाड़ी में ये पेश आया और एक दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने ये इतना बड़ा जुल्म किया था और एक मासूम बच्ची के साथ ना सिर्फ ज़्यादती की बल्कि उसको कत्ल भी कर दिया था। तो इस मुलजिम को विहाड़ी की जो अदालत थी वहाँ से सज़ा मौत की सज़ा होती है और ये अपनी अपील फ़ाइल करते हैं लाहौर हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जब ये अपील आती है तो हाई कोर्ट भी जो सज़ा है, सेंटेंस है, उसको बरकरार रखती है और मुलजिम को जो सज़ा मौत है उसको बरकरार रखते हुए मुलजिम की अपील को मुस्तरद कर देती है। फिर मुलजिम उसकी अपील फ़ाइल करता है, लीव टू अपील, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब वो आती है तो उसके ऊपर समाअत की जाती है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब पहले चीफ जस्टिस भी रहे हैं लाहौर हाई कोर्ट के और क्रिमिनल लॉ पे उनको काफ़ी अबूर हासिल है। उनकी सरबराही में बेंच था जिसने समाअत की और आज उसका फ़ैसला सामने आया। उस फैसले में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, दो चीज़ें हैं उस फैसले की। एक तो कुछ लीगल पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कुछ डायरेक्शंस दी हैं जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है उसको कानून के हवाले से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा डीएनए के कानून के हवाले से। लेकिन साथ उसमें जो मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था मुलज़िम की तरफ से, मुलज़िम का ये कहना था कि उसने बच्ची के साथ ज़्यादती नहीं की, बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाला या बच्ची को कत्ल करने वाला कोई और था, मुझे इन्होंने नामज़द किया है, मेरा उस केस के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है, मेरा इस जुर्म के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है और मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। और उसमें डीएनए की रिपोर्ट भी आ गई थी, लेकिन जो गवाहान थे, गवाहों में से कुछ गवाह फिर गए थे, लेकिन डीएनए की रिपोर्ट मैच कर गई थी। डीएनए की रिपोर्ट के मुताबिक यही दरिंदा था जिसने उस मासूम बच्ची के साथ ज़्यादती की थी। तो अदालत में जब आर्गूमेंट्स होते हैं और अदालत में जब जो अपील फ़ाइल करने वाले हैं, जो मुलज़िम के वकील हैं, उनका यह कहना है कि मुलज़िम को गलत तरीके से इसमें इन्वॉल्व किया गया है, मुलज़िम ना वहाँ पर मौजूद था, ना मुलज़िम ने ये कुछ किया है। मुलज़िम और वो रिश्तेदार थे, जो बच्ची है, तो वो वैसे ही आते जाते रहते थे, तो डीएनए कैसे मैच हुए है उस चीज़ को हम नहीं मानते और हमारा ये मानना है कि हमने ये काम नहीं किया और हमारे साथ ये ज़्यादती हुई है। अब अदालत ने क्या किया, अदालत ने एक तो अपील मुस्तरद की और अपील मुस्तरद करते हुए एक मैं इसको कहूँगा ये लैंडमार्क जजमेंट है और ये हमारे लिए जो कानून के तालिब इल्म हैं उनके लिए एक बड़ी एक खूबसूरत जो एक साइटेशन है जिसमें नई चीज़ें सामने आई हैं। और जो इस तरह के दरिंदा सिफ्त लोग हैं उनके लिए ये एक लटकती तलवार है, क्योंकि क्लियरली इसके अंदर कुछ चीज़ों को वाज़े किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस केस की जजमेंट में 9 सफ़ात पर मुश्तमिल जो एक पैरा है उसमें ये चीज़ मेंशन की है कि हमारे यहाँ CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी का जो सेक्शन 510 है, 510, पहले उसमें हम ये जो भी आपके जो एक्सपर्ट होते थे, फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, कोई फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट है, कोई आर्म्स से रिलेटेड एक्सपर्ट है, तो उनकी जो एविडेंस होती थी, कानून हमारा ये कहता था कि अगर किसी भी फोरेंसिक, किसी भी फिंगरप्रिंट का कोई एक्सपर्ट है, कोई भी अगर वो फायर आर्म एक्सपर्ट है, उसकी रिपोर्ट आ जाए और वो खुद अदालत में पेश ना भी हो तो अदालत उसकी रिपोर्ट पर रिलाय करते हुए जो केस है उसको डिसाइड कर सकती है और मुलज़िम को सज़ा सुना सकती है। ये सेक्शन 510 में पहले ये एक प्रोविज़न मौजूद थी कि ये जो इस तरह की जो फोरेंसिक जो साइंस से रिलेटेड एविडेंसेस हैं या सबूत हैं वो भी काबिल कबूल हैं। लेकिन आज जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ये कहना था कि जब आप रेप के केस में जाएंगे
जब आप रेप को देखेंगे तो रेप केसेस में एक चीज़ आपने ज़रूर याद रखनी है कि हुकूमत पाकिस्तान को और जो हमारी लॉ मिनिस्ट्री है उनको डायरेक्शन दी है कि रेप केसेस में आप हर तरह की फ्रांसिक जो रिपोर्ट है उस पर रिलाय नहीं करेंगे, बल्कि ज़्यादती के केस में या जहाँ पर जनाबिल जबर का कोई मामला है, जहाँ पे रेप का मामला है, तो वहाँ पे आप हर फ्रांसिक रिपोर्ट को कंसिडर नहीं करेंगे, बल्कि आपका जो आप कानून में अमेंडमेंट करें, सेक्शन 510 में एक अलग से प्रोविज़न बनाएं जिसमें यह लिखा हो कि जो रेप केसेस हैं, जो ज़्यादती के केसेस हैं, उसमें हर फ्रांसिक जो रिपोर्ट है वो काबिल कबूल नहीं होगी, बल्कि डीएनए के ऊपर जोर दिया गया है कि जो डीएनए है, अगर डीएनए की रिपोर्ट आ जाए तो उसकी बुनियाद पर, जब डीएनए आ जाए तो किसी तरह की फ्रांसिक या किसी और एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डीएनए की बुनियाद पर मुलजिम को सज़ा दी जा सकती है। और जो डीएनए है इसको काबिल कबूल करते हुए इस सेक्शन 510 में अमेंडमेंट की जाए, ये कहना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में ये लिखा है, जो रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको डायरेक्शन दी है कि आप इस फैसले की जो कॉपी है ये लॉ मिनिस्ट्री में भी और जो पार्लिमानी कमेटियाँ हैं लॉ से रिलेटेड वहाँ भिजवाएँ, ताकि वो इसके ऊपर कानून साजी करें। कानून साजी करके ये कानून में अमेंडमेंट है, ज़ाब्ता फौजदारी में अमेंडमेंट है, और जिसके मुताबिक रेप के केसेस में, ज़्यादती के केसेस में जो डीएनए है उसको एक्सक्लूसिव एक एविडेंस का जो मुकाम दिया जाए, और उसके मुकाबले बाकी जो फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं, जो सरकारी फ्रांसिक लेबॉर्ट्रीज़ हैं, उनकी रिपोर्ट्स पर रिलाय ना किया जाए और इसको सिर्फ डीएनए से जोड़ दिया जाए, ताकि ये जो रेप के मुल्ज़मान हैं वो बच न सके। हम देखते हैं रेप के केसेस में कि अक्सर डीएनए नहीं हुआ होता। डीएनए क्यों नहीं होता? वो पुलिस वाले नहीं करवाते, या वो फ्रांसिक भिजवाते हैं फ्रांसिक लेबॉर्ट्री में और डीएनए पे टाइम ज़्यादा लग जाता है। इन चीज़ों की बुनियाद पर हमेशा जब ये बात जब बेल स्टेज है या ट्रायल स्टेज है और सवाल पूछा जाता है कि डीएनए हुआ है या डीएनए मैच किया है, और इसके ऊपर जब खामोशी होती है तो इसका मतलब ये समझा जाता है कि ये केस नहीं है या इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो डीएनए, और मेरे सुनने वाले जो हैं, अल्लाह ना करे कभी किसी को इस तरह के कोई मसाइल का सामना करना पड़े। अगर कोई जानने वाला या किसी को कोई इशू हो तो आपके इल्म में हो कि अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई रेप होता है या कुछ इस तरह का मामला होता है। अब हम सोसाइटी में रहते हैं और हमारे आसपास बहुत कुछ होता रहता है, तो हमने लोगों को शऊर देना है कि डीएनए ज़रूर करवाना है रेप केसेस में, ताकि वो इस तरह से, और जो वकला हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं, उनको भी मैं ये ज़रूर जो एडवाइस करूँगा कि इस तरह के जो मामलात हों तो डीएनए के ऊपर जोर दें, क्योंकि अब डीएनए को ही कानून बना दिया गया और उसके ऊपर ही रिलाय किया जाएगा। जी तो सर, जो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है 2 फिंगर टेस्ट रेप केसेस में, जो नया कानून आया है, इसकी तफसीलात क्या हैं? शाह जी, ये सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं है, इसके ऊपर तो अब ये जो रीसेंट अमेंडमेंट्स आई थी रेप के डेफिनेशन के हवाले से, फिर ट्रांसजेंडर को भी उसकी भी एक शिक उसमें डाली गई थी, फिर साथ जो केमिकल के ज़रिए जो एक सज़ा मुकर्रर की गई थी जो रेप के अक्यूज़ड हैं उनके लिए, तो वो अब पहले लाहौर हाई कोर्ट का जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का ये फैसला बड़ी डिटेल जजमेंट है, और उनका ये कहना है कि जो रेप केसेस में रवायती तौर पर हमारे कानून चलता आ रहा है कि जब कोई भी जो मेडिकल एक्सपर्ट है या जो मेडिकल डॉक्टर है वो विक्टिम का एग्जामिनेशन करेगा, या उसको एग्जामिन करते हुए वो फिंगर इंसर्ट करके ये देखेगा कि वो हैबिचुअल है या नहीं है। तो ये 2 फिंगर कंसेप्ट का एक 2 फिंगर टेस्ट का कंसेप्ट था, जिसके बारे में ये कहा जाता था, ये समझा जाता था कि जब इस तरह का कोई मामला हो तो जो मुल्ज़म साइड थी वो ये प्ली लेती थी कि अगर 2 फिंगर टेस्ट आ जाता था और ये रिपोर्ट आ जाती थी कि जब एग्ज़ामिन किया गया है जो विक्टिम की विजाइना है और उसमें ये बात सामने आई है कि वो 2 फिंगर जो है वो इंसर्ट हो गई है, तो ये समझा जाता था कि वो हैबिचुअल है। और ये होता था जो मैरिड नहीं होती थी उनके लिए ये टेस्ट होता था, जो विक्टिम होती थी, और उसके बारे में जो मुल्ज़िम पार्टी वो ये प्ली लेती थी कि या तो ये पहले रिलेशन में थे, ये ज़्यादती नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है, या ये होता था कि वो हैबिचुअल है और उसने कहीं और से उसके साथ कुछ हुआ है और उसने इसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया है, ये एक प्ली ली जाती थी। तो अब इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स ने भी बहुत ज़्यादा बात की, वकला जो हैं एसोसिएशंस हैं वो भी इसके ऊपर बात करती थी
कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट्स वो पहले हैबिचुअल थी या वो उसका किसी के साथ रिलेशन था, तो उसका ये मतलब नहीं कि कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करे। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है चाहे उसका करैक्टर जैसा भी था, क्योंकि हमारे यहाँ जो इस्लामिक लॉ है उसमें भी जो जनाब जबर है कि एक शख्स किसी के साथ ज़्यादती करता है और ज़बरदस्ती करता है तो वो जनाब जबर में आएगा, या हमारे पिनल कोड के तहत वो रेप में आएगा। तो वो 2 फिंगर टेस्ट का जो कंसेप्ट था उसको ख़त्म किया कि अगर कोई किसी का ज़बरदस्ती करता है और वो पहले भी उसका कोई मैटर था या वो हैबिचुअल थी, तो उसके बावजूद उसको ये रिलीफ नहीं दिया जाएगा। तो इस पर अब नया कानून भी आ गया है। तो मैं समझता हूँ कि अब रेप केसेस में ये जब से ये ज़ैनब अलर्ट बिल आया है या जो मासूम ज़ैनब का मामला बना था उसके बाद जो रेप से रिलेटेड केसेस हैं उसमें काफ़ी बेहतरी आई है और काफ़ी नई चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। जी तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का मौजू। हम कल नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।